हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 375 रेप। इंग्रेडिएंट की बात करें तो मेन दो इंग्रेडिएंट है इसके। पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद ए वुमेन और दूसरा है द सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अंडर सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 7 क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 375। तो एज पर सेक्शन 375 जो रेप है वो आदमी द्वारा ही होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें पॉक्सको एक्ट की, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया, वहाँ पे यूज़ किया है अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो जो पॉक्सको एक्ट है वहाँ पे पर्सन वर्ड है, वहाँ पे एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है। लेकिन आईपीसी में वर्ड है ए मैन। सेक्शन 375 अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, और ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं, penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person, or B.A. inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. C.A. manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman, or makes her to do so with him or any other person, or applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions। और ये फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके 7 कुछ इसके डिस्क्रिप्शंस है और एक्सप्लेनेशंस है और 2 एक्सेप्शंस है इसकी। तो ये सारा मिला के सेक्शन 375 रेप बनता है। और अगर हम मैन की बात करें मैन डिफाइंड इन सेक्शन 10 of IPC as a male human being of any age। तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी मैन कौन है? अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का जो होगा ह्यूमन बीइंग होगा वो मेल ह्यूमन बीइंग अ मैन है। पर सब्जेक्ट टू, इसको जो हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे। सेक्शन 82 83 82 में कह रहा है एक्सेप्शंस का है कि लेस देन 7 ईयर्स होगा तो कोई ऑफेंस नहीं बनता, और 7 से 12 साल के बीच में होगा तो देखा जाएगा कि वो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। मतलब इस सबको 82 और 83 को माइंड में रख के, तो जनरली हम बात करें तो 12 साल से ऊपर अगर कोई भी मैन है तो वो रेप के लिए उसको लेबल किया जा सकता है, उसकी लेबिलिटी बन जाती है। पर पॉक्सको में ऐसा नहीं है। पॉक्सको में वहाँ पे वर्ड किया है एनी पर्सन वर्ड यूज़ किया है, तो वहाँ पे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं। तो वुमेन जो है रेप के लिए लेबल नहीं हो सकती, पर अबेटमेंट के लिए और कॉन्स्पिरेसी के लिए लेबल हो सकती है। मतलब कि एक वुमेन जो है, वुमेन पे सीधा सेक्शन 376 या जो भी सेक्शन है जो 375 में डिफाइन किया, उसके 376 से लेके जो बाकी सेक्शन है ABC क्लॉज वाले, उनमें डायरेक्टली वुमेन को लेबल नहीं किया जा सकता। वुमेन जो है वो रेप नहीं कमिट कर सकती, पर वुमेन को लेबल किया जा सकता है एज ए अबेटर या फिर कॉन्स्पिरेटर, उसको लेबल किया जा सकता है वुमेन को। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको
अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, ये उसके कुछ एक्टर सीरीज दिए हुए हैं जिनके लिए उसकी लाइबिलिटी होगी. पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमन और मेक्स टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. या तो खुद कर रहा है किसी और से करवा रहा है. और एक्सप्लेनेशन 1 के साथ इसको पढ़ेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन वेजिना शेल आल्सो इंक्लूड लेबिया मजोरा. जो आउटर पार्ट होता है वेजिना का उसको भी इसके बीच में इन्होंने कवर कर लिया. तो एक फुल पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. फिर बी है इसका. इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजिना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमन और मेक्स टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. मैं आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि सेक्शन 509, सेक्शन 354 एटसेट्रा एंड सेक्शन 376 एटसेट्रा. ये सेक्शन ऐसे नहीं है. ठीक है. पहले ऐसे थे ये सेक्शन, सब अलग अलग थे, सबका एम्बिट अलग अलग था. पर जब 13/2013 एक्ट आ गया, 13/2013 एक्ट, जो एंटी रेप लॉ आने के बाद इन सेक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेक्शन ऐसे हो चुके हैं अब. ये आपस में इंटरमिंगल हो चुके हैं. जो 376 में जो चीज़ें आती थी 354 में आती थी वो 376 में आ गई हैं. जो 509 में आती थी वो 354 में आ चुकी हैं चीज़ें आफ्टर एक्ट 13/2013 के बाद. ये इसको इंटरमिंगल कर दिया. इंटरमिंगल मतलब वो चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं. अब जो बी क्लॉज है, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट any object or part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. पहले ये एक्ट में जो पहले 354 का ये था, ये सेक्शन 354 में कवर होता था, पर अब जो है ये 376 का पार्ट बन गया. ये जो एक्टर सीएस है अब ये 376 में आ चुका है. पहले ये जो था ये 354 में आता था. She manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman or makes her to do so with him or any other person. Or applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. तो ये इनमें से सब में और वर्ड यूज किया हुआ है. और ये सारे जो हैं इनमें से कोई भी एक्टर सीरियस हो सकता है रेप के लिए. और सरकमस्टांसेस क्या होंगे? फर्स्ट है अगेंस्ट हर विल. जो वुमेन है उसकी विल के अगेंस्ट. तो अब अगर हम बात करें तो विल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ना क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, पहला क्लॉज है अगेंस्ट हर विल और सेकंड है विदाउट हर कंसेंट. अगेंस्ट हर विल और सेकंड है विदाउट हर कंसेंट. मतलब अगेंस्ट और विल का में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी है ना, और अगर उसको कुछ पेमेंट करके उसके सर्विसेज के लिए भी लेके आए हैं और एट द लास्ट टाइम अगर प्रोस्टिट्यूट भी मना कर दे
कि मेरी विल नहीं है अभी, ठीक है, और वो इसके लिए मना कर दे, तो अगर उसके साथ भी जबरदस्ती की जाए तो वो भी रेप है, ठीक है। मतलब किसी की वुमेन की मर्जी के बिना जो है अगर पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट होगा, जो इसमें कैटेगरी में आ रहा है 375 में, तो वो रेप में ही आएगा अगेंस्ट हर विल का मतलब ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फोर्स फैक्टर आ जाता है, फोर्सिबली, ठीक है। अगेंस्ट हर विल में कहीं फोर्सिबली जो है फोर्स कहीं ना कहीं आ रही है, यूज हो रही है, तो इसके लिए आप एक केस लिख लो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.N. मर्दिकर इसमें डिसाइड हुआ था द राइट ऑफ प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइव एज guaranteed by Article 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंक्लूड है राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लाइफ, जो तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसमें इंक्लूड है, उसमें उसके बीच में ही कवर होता है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी भी, ठीक है। अगर कोई इवन कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई वुमेन कोई है जो मतलब थोड़ी जिसको माना जाता है कि एक्टिवली है कहीं, तो उस केस में भी ये नहीं है कि वो वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू है, उसको आप इजीली जहां मर्जी जब दिल करे उसके साथ जो मर्जी कर लो, ठीक है। अगर वो भी मना करती है, कोई प्रोस्टिट्यूट है, वो उसको भी आप ये नहीं है कि अगर वो प्रोस्टिट्यूट है तो उसको जब मर्जी उठा के वो जो मर्जी उसके साथ कर लो, वो भी अगर मना कर रही है, ठीक है, तो वो भी उसका राइट टू प्राइवेसी उसका मना करना, और ये राइट टू प्राइवेसी वही चीज़ है जो राइट टू लाइफ गारंटेड बाय आर्टिकल 21 है, हैज़ ए फंडामेंटल राइट है। तो अगर देखा जाए तो उसकी मर्जी के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट जो है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वो इन्फ्रिंज हो रही है, उसका जो राइट टू लाइफ जो उसका आर्टिकल 21 में जो राइट है उसका वो इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.N. मर्दिकर में इन्होंने क्लियरिफाई किया हुआ है। तो अगर एक प्रोस्टिट्यूट को अगर पेमेंट करके भी लेके आया गया है और लास्ट मोमेंट पे कहीं उसका मन नहीं है और उसने मना कर दिया और तब भी अगर फोर्स यूज़ की जाएगी तो वो भी अगेंस्ट हर विल की कैटेगरी में आ जाएगा और वो उसका उसको भी रेप माना जाएगा, ठीक है। क्लॉज 1 में जो अगेंस्ट हर विल है ये कहीं फोर्स की बात कर रहा है, फोर्सिबली जो एक्ट होंगे, जो एक्ट्रेसियस फोर्सिबली किए जाएंगे, ठीक है, वो क्लॉज 1 में कवर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है क्लॉज 2 कह रहा है विदाउट हर कंसेंट। अब जो विदाउट हर कंसेंट है यहाँ पे जो कंसेंट है या तो वुमेन जो केपेबल ही नहीं है कंसेंट देने की, या जो उसने कंसेंट दी है वो डर की वजह से दी है, या इनकेपेबल है, कंसेंट देने के केपेबल ही नहीं है, ठीक है। फोर्सिबली जो है वो अगेंस्ट हर विल जो है वहां पे कई वुमेन जो है रेजिस्ट कर रही है, जो क्लॉज 1 में अगेंस्ट हर विल है वहां पे वुमेन क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, फिजिकली रेजिस्टेंस आ रही है। क्लॉज 1 में जो अगेंस्ट हर विल है वो कहीं ना कहीं फिजिकल रेजिस्टेंस की बात कर रही है। और जो क्लॉज 2 है उसको बहुत एलिब्रेट कर दिया है, विदाउट हर कंसेंट,
अब विदाउट हर कंसेंट में हो सकता है कि वो वुमेन जो है वो माइट बी इंटॉक्सिकेटेड हो, किसी नशे में हो, और उसकी कंसेंट नहीं है पर वो नशे की वजह से वो कर रही है वो सब चीज़ें, उसको मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रही है इंटॉक्सिकेशन की वजह से, तो वहां पे ये नहीं माना जाएगा कि ये उसकी इम्प्लाइड कंसेंट थी। ठीक है, ये विद हर विल है, जो मतलब जो इंटॉक्सिकेंट स्टेट में है, शी इज स्लीपिंग, ठीक है, सो रही है, नींद में है, इनकेपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू टेंडर एज हो सकती है। ठीक है, कंसेंट ना देने की वजह से हो सकता है कि कुछ मेडिकली अनफिट हो, मेडिकली फिट ना हो, या कोमा में हो, या किसी और ऐसी कुछ सिचुएशन में है जहाँ पे वो कंसेंट दे ही नहीं सकती है। ठीक है, या कंसेंट तो दे रही है अंडर फियर ऑफ इंजरी, जो उसकी कंसेंट है वो है तो कंसेंट है पर अंडर फियर ऑफ इंजरी वगैरह हैगी है। तो उन सब केसेस में अगर वो कंसेंट जो दे रही है वो कंसेंट है अमाउंट्स टू नो कंसेंट है, वो भी विदाउट हर कंसेंट में ही आएगा। अगर इंटॉक्सिकेटेड है, स्लीपिंग है, और कंसेंट देने के केपेबल ही नहीं है, ड्यू टू एज फैक्टर है, या कुछ मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से मेडिकली अनफिट है, ठीक है, मेंटली रिटार्टेड है, कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर जो कंसेंट दे रही है वो अंडर फियर ऑफ इंजरी दे रही है, तो इन सब चीज़ों में भी ये माना जाएगा कि उसकी जो कंसेंट नहीं थी। ये नहीं है कि वो जो कंसेंट दे रही है वो कंसेंट रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो उसको ये वो इम्प्लाइडली मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं था वहाँ पे, रेजिस्ट नहीं किया उसने, फिजिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं की इंटरकोर्स के लिए, तो उस चीज़ को इम्प्लाइड कंसेंट ना मान लिया जाए। इसलिए इन्होंने क्लॉज 2 में विदाउट हर कंसेंट को एलेबरेटली इन्होंने क्लैरिफाई करके बताया है यहाँ पे। क्लियर है? फर्स्ट अगेंस्ट हर विल है और दूसरा विदाउट हर कंसेंट में आ जाता है। अगेंस्ट हर विल आपको पता लग गया कि जहाँ पे फोर्सिबली रेजिस्टेंस है, फोर्स वाला फैक्ट हो गया, जबरदस्ती मना हो रहा है, और वहां पे जो फोर्सेबली जो है मैन जो है वो इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड में हो सकता है कि वो फोर्सिबली रेजिस्टेंस ना कर रही हो पर उसकी कंसेंट जो है वो बीच में नहीं आ रही, कंसेंट नहीं है उसकी। ठीक है, यहाँ पे एक विलियम का केस भी है, बड़ा हाईलाइटेड सा केस है, विलियम्स केस।
ठीक है, एक विलियम केस है। इसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था जिसने एक 14 साल की लड़की के साथ इंटरकोर्स किया, ठीक है, जो उसके पास आई थी। वो हैड गॉन टू हिम फॉर मेडिकल एडवाइस, वो मेडिकल एडवाइस के लिए वहाँ पे आई थी। और गर्ल डिड नॉट रेजिस्ट बिकॉज ऑफ बोनाफाइड बिलीव दैट डॉक्टर वाज ट्रीटिंग हर मेडिकली। जो लड़की थी 14 साल की थी, उसे इतना नॉलेज नहीं थी और उसको लग रहा था कि डॉक्टर जो है वो उसको मेडिकली ट्रीट कर रहा है, इसलिए उसने रेजिस्टेंस नहीं की। तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि वहाँ पे वो जो है विद कंसेंट थी, अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पे डॉक्टर को रेप के लिए गिल्टी किया गया था, ठीक है। जो डॉक्टर था वो उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया लड़की के साथ, पर लड़की जो थी उसने रेजिस्ट नहीं किया क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ शी वॉज मेडिकली ट्रीटेड। तो वहाँ पे जो है अगर फोर्सेबली रेजिस्टेंस नहीं है तो ज़बरदस्ती मना नहीं कर रही, तब भी ये माना जाएगा कि वो जो एक्ट है विदाउट हर कंसेंट किया गया, ठीक है। ये एग्जांपल है विदाउट हर कंसेंट में, ये भी चीज़ आ जाएगी। और वैसे देखा जाए तो सेक्शन 90 जो है ऑफ आईपीसी, ठीक है, ये भी कंसेंट की बात कर रहा है। वैसे जो सेक्शन 90 में जो चीज़ें दी हुई हैं वो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 375 में भी कवर कर दी हैं। वहाँ पे भी है कि सेक्शन 90 में अगर जो कंसेंट ली जाए वो ये अंडर फियर ऑफ इंजरी हो, जो कंसेंट ऑब्टेंड की गई हो, अगर वो फियर ऑफ इंजरी हो या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट हो, उस केस में भी वो जो कंसेंट होगी वो अमाउंट्स टू नो कंसेंट होगी, ठीक है। मतलब अगर फियर ऑफ इंजरी में उसे डरा धमका के अगर ली गई हो या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में ली गई हो तो वो भी जो कंसेंट होगी वो नो कंसेंट मानी जाएगी। और कई सारे केस आपने देखे होंगे कि कई बार क्या होता है कि वुमेन जो होती है उसकी कंसेंट होती है इंटरकोर्स के लिए कंसेंट होती है, ठीक है। और वो जो कंसेंट जो दी होती है उस वुमेन ने, वो ये इस इंप्रेशन में दी जाती है कि अगर लड़का उसको प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये प्रॉमिस करके और फिर वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है, उसको ये लड़की को वो मतलब उसके माइंड में है कि मैं तो बस अपने फन के लिए मैंने करना है, मैंने शादी नहीं करनी। लड़के के माइंड में ये चल रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, पर वो लड़की के साथ इंटरकोर्स कर रहा है उसको ये विश्वास दिला के कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा। और उस इंप्रेशन में अगर वो लड़की अगर विद कंसेंट भी अगर इंटरकोर्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है तो वो भी जो कंसेंट होगी, अगर वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, मतलब उसको ये लग रहा है कि मैं मतलब जो कंसेंट दे रही है वो ये सोच के दे रही है कंसेंट कि ये तो वुड बी हस्बैंड है उसका, और ये सोच के वो अगर शादी से पहले मतलब वो इंटरकोर्स वगैरह में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो भी कंसेंट नहीं है, ठीक है। अब ये चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इस पे जजमेंट आपको दोनों तरफ मिल जाएंगी। आपको दोनों जजमेंट दोनों तरफ की लिखा देता हूँ। एक तो लिख लो उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, टू 2003 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी है प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2007 सुप्रीम कोर्ट। अब इन दोनों जजमेंट्स में फर्क है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों में इंटरकोर्स जो था वो शादी से मतलब ये था कि पहले इंटरकोर्स हो रहा था और बाद में शादी नहीं हुई, ठीक है। एक लड़का और लड़की जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और
दोनों में क्या है कि ये थी कि शादी होगी उनकी आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कुछ वैसा कुछ है इनका आपस में, और फ्यूचर में शादी होगी। अब जो उदय मोहन के जो फैक्ट थे यहाँ पे, जो लड़का था इसकी इंटेंशन जो थी वो मतलब मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, वो भी शादी करना चाहता था लड़की के साथ, पर बाद में ड्यू टू उनके कुछ कास्ट की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से उनकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो उदय मोहन में था, लड़के को लेबल नहीं किया था उन्होंने, रेप के लिए लेबल नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे जो लड़का था इसकी जो इंटेंशन थी वो मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। वो लड़की को बेवकूफ़ बना के या उससे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में उसने उसको कोई प्रॉमिस करके इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। पर जो प्रदीप कुमार में था, यहाँ पे जो लड़के की जो इंटेंशन थी वो शुरू से मेलाफाइड थी, वो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, पर वो लड़की को यही विश्वास दिला रहा था कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और पर वो फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट उसके माइंड में शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और शादी की नहीं। यहाँ पे उसको रेप के लिए लेबल कर लिया, उसकी लेबिलिटी बना दी रेप के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो है वो सिर्फ लड़की के साथ इंटरकोर्स करना चाहता था, आउट ऑफ फन वगैरह वो उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहता था, और लड़की को बेवकूफ़ बना के कर रहा था। उसे पता था कि मैंने शादी नहीं करनी लड़की के साथ, तो इसलिए यहाँ पे उसको रेप के लिए लेबल कर लिया। यहाँ पे इस केस के फैक्ट थे कि जो यहाँ पे जो लड़का था उसकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, वो भी चाहता था शादी करने, और आपस में जो था इनकी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी, और उस फ्रेंडशिप में इन्होंने इंटरकोर्स जो था पार्टिसिपेट किया, पर बाद में शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो मेंसरी है जो है वो ये देखा जाएगा कि जब वो इंटरकोर्स कर रहा है तब उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस वक्त उसके माइंड में है शादी करनी या नहीं करनी। अगर तो वहां पे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ठीक है यहाँ पे लड़की जो है वो भी इक्वलेंटली पार्टिसिपेट कर रही है, उसे भी सारी चीजें पता है, फैक्ट उसे भी पता है। ठीक है, अच्छा बुरा आपने समझती है, बालिग लड़की मेजर है, और वो उसे पता है सारा कुछ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज है जो वो इंटरकोर्स कर रही है फिजिकल रिलेशन के, उसको कॉन्सिक्वेंसेज सारे पता है। उसमें अगर वो भी पार्टिसिपेट कर रही है तो उसके लिए लड़के को लेबल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोनों की जो है इंटेंशन दोनों की एक जैसी है, आउट ऑफ फन दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज में, तो यहाँ पे लड़के को रेप के लिए लेबल नहीं किया जाएगा। पर इस केस में क्या था, यहाँ पे उसने उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में रखा था। उसकी जो कंसेंट ऑब्टेन की थी वो उसको ये झांसा देके की थी कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, पर उसके माइंड में नहीं था शादी करना, तो इसलिए यहाँ पे रेप का बन गया। कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि शादी का झांसा दे के रेप करता रहा, ऐसी न्यूज़ वगैरह आती है कई बार। तो टेक्निकली वो भी सही होता है, जहाँ पे लड़की को बेवकूफ़ बना के या उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में ये कह कि मैं शादी करूंगा, और फिर वो इंटरकोर्स कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रही है लड़की, इस इंप्रेशन में कर रही है कि ये तो मेरा वुड बी हस्बैंड है, तो वहां पे जो वो कंसेंट है, जो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो फिजिकल रेजिस्ट नहीं कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, कल को वो कुछ दिखा देता है, प्रूव कर देता है कि जो जिस सर्कमस्टांसेस में इंटरकोर्स हुआ था वहां पे विद रेजिस्टेंस पॉसिबल था ही नहीं। लड़की अपने आप होटल में गई है, कहीं गई है, या खुद आई है लड़के के घर में आई है, और वहां पे वो खुद पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, वो कल को प्रूव कर भी देता है लड़का कि यहाँ पे कोई फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं, कि उसके पास वीडियो कुछ है, उसके पास वीडियो दिखा देता है कि जो फिजिकल जो है वो विद कंसेंट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे है कि वो जो रेजिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं है, पर जो वो कंसेंट दी गई है वो किसमें है, वो अंडर इंप्रेशन ये दी गई है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई है। लड़की जो है वो मिसकंसेप्शन में है, उसे ये लग रहा है कि ये वुड बी हस्बैंड है, और इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रही है इन एक्टिविटीज में। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां पे भी जो होगा इट अमाउंट्स टू नो कंसेंट, वहां पे भी लड़के की लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। ये दो केसेस को आप ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फैक्ट को समझ लेना कि एक ही सिचुएशन में, मतलब ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों जो है शादी से पहले मतलब इन्होंने इंटरकोर्स किया है दोनों केस में, ठीक है। और यहाँ पे था कि फ्यूचर में शादी का यही था कि शादी हो सकती थी, और दोनों में शादी नहीं हुई है, दोनों केसेस में शादी नहीं हुई है, पर एक में रेप के लिए लेबल नहीं किया गया और एक में लेबल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो लड़के की इंटेंशन थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में, वो नहीं, उसको लड़की को कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का में कर रख के फायदा नहीं उठा रहा था लड़की का, ठीक है। कई बार होता है कि
फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों सोचते हैं कि शादी करेंगे, और उस इम्प्रेशन में इंटरकोर्स में चले जाते हैं, पर बाद में लड़के को लगता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए शादी करना, वी आर नॉट कंपेटेबल टू ईच अदर, कंपेटेबल नहीं है हम एक दूसरे के। उन्हें किसी लेटर स्टेज पे लगता है लड़के को कि जो शादी है ये बाद में ठीक से नहीं चलेगी, जो लड़की की जो जो है, ठीक है, इसकी जो मतलब इसकी जो आते हैं वो मेरी आते हैं, हम हमारी नहीं मिलती, और उस इंप्रेशन में वो लेटर स्टेज पर रिफ्यूज कर रहा है, तो वहां पे रेप नहीं होगा। अगर वो ये चीजें करता है, ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ तो मैन पे ही होगा, ठीक है। वो अगर ये प्रूव कर देता है कि जब इंटरकोर्स हुआ था तब मेरी इंटेंशन शादी करने की थी, पर लेटर स्टेज में जब हम काफी टाइम इकट्ठे रहे, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहे या वैसे इकट्ठे रहे, तो तब मुझे लगा कि नहीं हमारी कंपेटेबिलिटी नहीं है आपस में, हम एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं है, हमारी अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी, और इस इंप्रेशन में वो बाद में रिफ्यूज कर रहा है, तो वहां पे रेप नहीं है, वहां पे लड़की जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, और अब नहीं वो शादी कर सकता, कोई कंडीशन है वो नहीं कर पा रहा, किसी कंडीशन में उसे कुछ चीज़ पता लग गई है लड़की के बारे में, या उसके जो है नेचर का पता लग गया कि नहीं लड़की का नेचर जो है वो कंपेटेबल नहीं है, मेरे घर में एडजस्टमेंट नहीं होगी, मेरे साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी, और उस इंप्रेशन में अगर वो लेटर स्टेज पे मना कर रहा है तो वो रेप नहीं है। हाँ, पर अगर वो शुरू से ही उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं तो बस आउट ऑफ फन, वो उस लड़की को वो तो सिर्फ इंजॉयमेंट ही करना चाहता है, और इस इंप्रेशन में लड़की को वो ये कह रहा है कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा या कुछ ऐसा उसको कह के, और फिर उसकी कंसेंट ऑब्टेन कर रहा है इंटरकोर्स के लिए, तो इट अमाउंट्स टू रेप, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 2, कि जो है ना यहाँ पे विदाउट हर कंसेंट, वो भी उसकी जो कंसेंट है वो कंसेंट नहीं थी, जो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, नॉन फिजिकल रेजिस्टेंस जो है डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट, ठीक है। जो नॉन फिजिकल रेजिस्टेंस ये नहीं है कि वो कंसेंट है, विद कंसेंट है, जहां पे भी फिजिकल, बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में फिजिकल रेजिस्टेंस होती नहीं है, कोई ऐसी स्टेज आ जाती है कि जहां पे वो रेजिस्ट कर ही नहीं पाती लड़की, कुछ भी हो सकता है, डरा के लड़की को डरा दिया है, उसे बेवकूफ बना दिया किसी तरीके से, कहीं और डरा दिया है, कई बार लड़की को कुछ इस तरीके से बेवकूफ बना दिया जाता है कुछ और तरीके में कि अगर तो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगी सेक्सुअल एक्टिविटी में तो कोई तेरे घर का नुकसान हो सकता है, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो मतलब किसी तरीके से भी अगर फिजिकल रेजिस्टेंस खत्म की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कंसेंट के साथ ही हो रहा है, मतलब जो नॉन रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू कंसेंट नहीं है, ठीक है, नॉन फिजिकल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू कंसेंट, ठीक है। नॉन फिजिकल जो रेजिस्टेंस, अगर फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेंट हो गई है, उसका मतलब ये नहीं आ रहा कि वो विद कंसेंट हो गया है। क्लियर है आपको डिफरेंस? मतलब यहाँ पे ख्याल रखना जो डिफरेंस है ना, ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ठीक है। अगेंस्ट हर विल जो है ये फिजिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिजिकली रेजिस्टेंस, ठीक है। कई बार जो पहले जो थे एडवोकेट्स जो थे, जो डिफेंस के कौंसल्स होते थे, वो ये शो कर देते थे कि फिजिकल रेजिस्टेंस तो आ ही नहीं रही है, कि लड़की ने शोर नहीं मचाया, अगर लड़की कह रही है रेप हो रहा है तो वहां पे जो वो पब्लिकली थी, वो कोई होटल जो था पब्लिकली था, जहाँ पे अगर वो शोर मचाती तो लोग इकट्ठे हो जाते, हॉस्टल का रूम था, अगर वो थोड़ा सा भी शोर मचाती तो लोग इकट्ठे हो जाते और वो रेप नहीं कर पाता, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स नहीं आई, मतलब अगर वो रेजिस्टेंस नहीं कर रही है तो उसने वो कोई लड़के को कुछ उसने फोर्सिबली मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं आ गया कि वो विद हर कंसेंट हो रहा है, जहाँ पे फिजिकली रेजिस्टेंस नहीं आ रही उसका मतलब ये नहीं आ जाता कि वहां पे विद कंसेंट हो रहा है। और विद कंसेंट जो कंसेप्ट है वो बहुत कुछ आ गया उसमें, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट स्टेज पे है, स्लीपिंग में है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है, फियर ऑफ इंजरी है, ठीक है, इन सब की वजह से है, ये अंडर मिसकंसेप्शन इफेक्ट आ गई है,
और एक चीज़ और ख्याल रखना कि ये जो क्लॉजेज हैं सारे, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी आपस में इंटरमिंगल्ड हैं क्लॉजेस, जो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 जो ये क्लॉजेज है ये भी आपस में इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे में चीज़ें इंटरमिंगल्ड है, इनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं था, ये भी आपस में इंटरमिंगल्ड है। तो कंफ्यूज मत होना कि आपने जो एग्जांपल पहले दे दी है वो तो अब यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये भी जो है आपस में काफ़ी है। जैसे थर्डली में देख लो, विदाउट हर कंसेंट, when her consent has been obtained by putting her on or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt, ठीक है। अब ये देखा जाए तो विदाउट हर कंसेंट में भी ये चीज़ आ चुकी है, पर कोई गुंजाइश ना रहे, कोई गलती ना हो किसी तरीके की, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज अगर थर्डली क्लॉज ना भी डाला जाए ना तो वो विदाउट हर कंसेंट में आ जाता है। इवन कुछ भी ना डाला जाए, सिर्फ यही लिख दिया जाए विदाउट हर कंसेंट ही अगर वर्ड लिख देते ना, विदाउट हर कंसेंट में सारा कुछ आ जाना था, जितने भी क्लॉजेज है ना वो सारे कवर हो जाते विदाउट हर कंसेंट में। पर क्योंकि ये जो ऑफेंस था यहाँ पे कोई लेकुना ना रह जाए, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ना ले जाए, जो अक्यूज है वो किसी चीज़ का बेनिफिट ना ले जाए, इसलिए एक्सप्लिसिटली सारे क्लॉजेज अलग अलग बना के एलेबरेटली डिफाइन किए गए हैं कि कहीं अक्यूज जो है वो किसी चीज़ का बेनिफिट ना ले जाए, ठीक है। थर्डली विदाउट विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट तो है, when her consent has been obtained by putting her on any person or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt, ठीक है। केस था जहां पे एक वुमेन जो थी वो किसी उसके पास गई, जो बाबा बूबा जो होते हैं, जो कोई करते हैं सब चीज़ें, जो काले जादू वगैरह जो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे बाबा के पास गई। तो वहां पे उसने कहा कि अगर तू पार्टिसिपेट नहीं करेगी इंटरकोर्स में मेरे साथ तो मैं तेरे बाप को मरवा दूंगा, मतलब मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मैं ऐसा हूं कि मैं यहाँ बैठा बैठा तेरे फादर को मैं मार सकता हूँ अपने काले जादू से। और उस डर में जो लड़की है वो पार्टिसिपेट कर रही है इंटरकोर्स में, ठीक है, अंडर फियर ऑफ इंजरी और डेथ आ गई। देखा जाए तो ये क्लॉज 2 में भी कवर हो रहा है, विदाउट हर कंसेंट में भी वो जो कंसेंट है, वो जो कंसेंट है अंडर फियर ऑफ इंजरी या डेथ आ गई है तो वो भी नो कंसेंट है, ठीक है, सेकेंडली में भी कवर हो रही है। पर थर्डली में यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लिसिटली बता दिया है, विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर ऑन और एनी पर्सन इन हुम शी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। शी इज इंटरेस्टेड मतलब उसके जो फादर हैं उसमें उसका इंटरेस्ट था, लव एंड अफेक्शन है लड़की के अपने बाप के साथ, और उसकी डेथ के डर में वो कंसेंट दे रही है। या तो कह देता कि मैं डेथ कर दूंगा या उसे नुकसान पहुंचा दूंगा। अब यहाँ पे तो वो चलो उसको काले जादू का दे रहा है, अगर वैसे कह दे कि मैं उसे चाकू मार दूंगा, वैसे गोली मार दूंगा, उसकी लात काट दूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा डर दे के, और उस डर में वो जो लड़की है वो कंसेंट दे रही है, वो भी नो कंसेंट है, ठीक है। विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन हुम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, जिसमें या तो उसको कह रहा है कि तुझे मरवा दूंगा, या उस पर्सन के लिए कह रही है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसका फादर हो गया, भाई हो गया, सिस्टर होगी, मदर होगी, जो भी उसका है जिनके साथ उसको वो इंटरेस्टेड है, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसका डर दे रहा है, तो वो भी जो कंसेंट है वो नो कंसेंट में आएगी, वो भी कंसेंट जो है इट डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। फोर्थली है, विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is believed or herself to be lawfully married। अब ये भी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ना भी क्लॉज डाला जाता है इसमें भी कवर हो जाता, और अगर कुछ भी ना डाला होता तब भी कवर था, अगर ये भी ना लिखता ना तब भी कवर था, ये कुछ भी ना लिखते तब भी कवर था, क्योंकि सेक्शन 90 जो है, ठीक है, हम एक बार पढ़ लेते हैं, सेक्शन 90 देख लेते हैं।
ठीक है, सेक्शन 90 in the penal code, consent known to be given under fear or misconception. If the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which gives her consent or consent of child. ठीक है, तो जो वो कंसेंट है वो भी अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आ गई है। ठीक है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। Consent known to be given under fear of misconception. A consent is not such a consent as it is intended by any section of this code. As it is intended by any section of this code. और 375 भी इसी में ही है, इसी कोड का पार्ट है। ठीक है, कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। और सेक्शन 375 जो है वो भी इसी में आ रहा है। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, बाद में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड ही पढ़ रहे हैं, अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अब देखा जाए तो जो थर्ड क्लॉज है वो फियर ऑफ इंजरी की बात कर रहा है और फोर्थ क्लॉज मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है, तो वो कंसेंट नहीं है अगर वो इसमें दी हुई है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो थर्डली ना होता तब भी वो सेक्शन 90 में आया था और फोर्थली तब भी आ रहा था। और अगर कुछ भी ना दिया जाता, ठीक है, अगर ये जो फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली फिफ्थली दिए हुए ना, उसकी जगह सिर्फ एक ये 3 वर्ड ही लिख देते, विदाउट हर कंसेंट लिख देते, तब भी इसका पर्पस हल हो जाना था। और अगर ये भी ना लिखते तब भी पर्पस हल था, क्योंकि सेक्शन 90 में तो दे ही दिया उन्होंने। ठीक है, अगर ये भी ना देते ना, कुछ भी ना देते, तब भी बंदा रेप के लिए लायबल हो जाता है, इसका पर्पस हल तब भी हो रहा था। पर कोई लेकुना ना रह जाए, कोई बेनिफिट ना ले जाए किसी लेकुना का कोई जो अक्यूज्ड है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए एक्सप्लिसिटली सबको इन्होंने एलेबरेटली डिफाइन कर दिया सारी चीज़ों को। ठीक है, कोई गुंजाइश ना रहे, कोई गलती ना रहे, इसलिए उन्होंने सबको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, जो बंदे को पता है मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, और दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव दैट ही इज अनदर मैन टू whom she is or believes herself to be lawfully married। ठीक है, मतलब इसके लिए अगर हम बात करें तो ये सिचुएशंस कई ऐसी होती थी। कई बार पहले क्या होता था कि जो पर्सन जो शादी होती थी जब, तो वो तब लड़का लड़की एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था। कई बार पहले गोल्डन टाइम की अगर आज से बात करें 40-50 साल पहले की बात करें, तो कई बार क्या होता था लड़के लड़की ने देखा भी नहीं होता था। लड़का शादी करके ले आता था और लड़की को पता नहीं होता था कि मेरा हस्बैंड कौन है। और शुरू में क्या होता था, वो स्टार्टिंग में उसकी जगह कोई उसे हस्बैंड की जगह कोई और पर्सन अगर उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता था, ठीक है, उसको पता होता था कि मैं इसका हस्बैंड नहीं, और वुमेन जो कंसेंट दे रही है वो हस्बैंड समझ के कंसेंट दे रही है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और एक केस में आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा करवा देता हूँ, केस बता देता हूँ, नोट कर लो। फोर्थ क्लॉज पे वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2008 सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस के जो फैक्ट है, भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2008 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो ऑफेंडर था, जो अक्यूज था, उसने क्या किया कि लड़की थी कोई, ये ऑलरेडी मैरिड था, जो पर्सन था अक्यूज था वो ऑलरेडी मैरिड था, और उसने एक लड़की को ये कहा कि मैं अनमैरिड हूँ और उसके साथ शादी कर ली। ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ गार्लेंड्स वगैरह उसके साथ शादी कर ली और लड़की के साथ रहना भी शुरू कर दिया। उससे वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा भी हो गया। ठीक है, और बच्चे होने के बाद उसको पता लगा कि ये जो है लड़का जो अक्यूज है वो पहले ही मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, उसने उसको बताया नहीं,
उसको कहीं बाहर रख लिया, कहीं रहता रहे उसके साथ, और दोनों जगह रहता रहा। कभी वो उसको कहता था कि मैं ट्रेनिंग पे हूँ, कभी बाहर हूँ, ये कह के वो दोनों जगह जाता रहा। अपनी पुरानी मैरिज जो थी वहाँ पे भी वो जाता रहा, और नई मैरिज में भी करता रहा। और लड़की को कुछ टाइम बाद पता लगा, बच्चा भी उसके बाद पता लगा कि ऑलरेडी मैरिड है। तो इसमें उसको रेप के लिए लेबल किया गया क्लॉज 4 में। ठीक है, क्लॉज 4 क्या कह रहा है? with her consent when at the time of giving such consent by reason, नहीं सॉरी, thirdly में ये फोर्थली, ये तो फिफ्थली पढ़ लें। with her consent when the man knows that he is not her husband। ठीक है, when the man knows that he is not her husband, अब हस्बैंड तो नहीं है ना उसका, अब उसको तो वो जब पहले ही शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी हो ही नहीं सकती। दूसरी शादी क्या होगी? वॉइड मैरिज है ना, जब एक शादी हो चुकी है दूसरी शादी तो वॉइड है। एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom she or believes herself to be lawfully married। ठीक है, इन दोनों में आ जाएगा। और believes herself, ये सेकंड कैटेगरी में आएगा, believes herself to be lawfully married। यहाँ पे और है, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी वो इसकी थी, और से पहले वाली एग्जांपल थी। अब जो एग्जांपल है, ये जो भूपिंदर सिंह वाला केस है, ये believes herself to be lawfully married, ये सेकंड वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, दोनों की एग्जांपल आपको मिल गई है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, मतलब दो सिचुएशंस हैं, ये वन और ये टू सिचुएशन है। वन वाली एग्जांपल वो है जो आपको पहले बताई थी, और ये सेकंड वाली है भूपिंदर सिंह वाली, जहाँ पे उसको ये लग रहा है कि वो लॉ-फ्री मैरिड है, और फिर वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, इंटरकोर्स वगैरह में। मैरिज तो है ही नहीं, वो लॉ-फ्री मैरिड तो है ही नहीं। जब वो पहले ही मैरिज हो चुकी तो सेकंड मैरिज तो वॉइड है। बाइगैमी वगैरह के लिए तो लायबल होगा ही होगा। ठीक है, इसमें भी उसकी लायबिलिटी अलग से बनेगी। फिफ्थली है with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, intoxication, or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature of and consequences of that to which she gives consent। अब देखा जाए तो ये भी विदाउट हर कंसेंट में कवर हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये भी एक्सप्लिसिटली बता दिया, पर कवर उसी में हो रहा है सारा कुछ, जो इस सिचुएशंस बता दिए। विद हर कंसेंट, कंसेंट है एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, कोई स्टूपीफाइड सब्सटेंस है या अनहोलसम सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो नेचर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। वो जिस चीज़ के लिए कंसेंट दे रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, कई बार सुना होगा कि कुछ बार वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी कुछ कई बार क्या होता है, वो लड़की को कुछ उसके जो शराब वगैरह के नशे में कुछ चीज़ ऐसी दे दी जाती है जिसमें उसको लड़की को पता नहीं लगता। ठीक है, और फिर उसकी कंसेंट ले ली जाती है। कुछ ऐसे को सब्सटेंस दे दिया जाता है जिससे वो एग्रेसिव हो जाती है, ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, और उसे पता नहीं लगता वो क्या नेचर जो वो कर रही है, वो क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको समझ नहीं आ रही वो चीज़ें। तो वो भी कंसेंट जो है, वो भी कंसेंट नो इक्वल टू नो कंसेंट है। वो जो कंसेंट है ना, विद हर कंसेंट जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कंसेंट अमाउंट्स टू नो कंसेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो कंसेंट दे रही है वो उसको नेचर नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ड्यू टू अनसाउंडनेस माइंड है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, लड़की पागल है, उसे नेचर ही नहीं पता, इंटॉक्सिकेटेड है, या कुछ ऐसा स्टूपीफाइंग, कुछ ऐसा सब्सटेंस दे दिया है। ठीक है, स्टूपीफाइंग स्टूपिड से पता लग रहा है, मतलब जो अनसाउंड की कैटेगरी में जैसे स्टूपीफाइंग हो गया, टेम्परेरीली हो सकता है कि उसका नेचर ऐसा है कि बेसिकली क्या है, जो हमारे दिमाग को सिग्नल जाते हैं वो थ्रू वेन से जाते हैं हमारी, और जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो वेन का थ्रू नर्व्स जाते हैं। नर्व सिस्टम्स होती हैं हमारे, नर्व्स जो होती है ना, नर्व से सिग्नल जाता है दिमाग को, माइंड को जो सिग्नल जाता है, दिमाग में जो सिग्नल जाता है
वो थ्रू नर्व्स जाता है, और वो नर्व्स का जो बीच में कहीं कनेक्शन ही खराब कर दिया है, कुछ ऐसा सब्सटेंस दे दिया जो कनेक्शन नहीं जा रहा, और दिमाग को समझ नहीं आ रहा कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि दिमाग जो है, जो भी सिग्नल जाते हैं वो दिमाग उनको कैलकुलेशन करके फिर उससे वो कोई अपना कोई रीजनिंग करके कुछ निकालता है, और अब वो जो है उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस दे दिया जिससे वो नर्व्स पे अटैक कर रही है और दिमाग को सिग्नल सही नहीं जा रहे हैं, और उसमें वो गलत अपनी कंसेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि उसे वो नेचर ही नहीं समझ आ रहा है जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रही है। ठीक है, तो वो भी क्या है, अमाउंट्स टू नो कंसेंट और रेप की कैटेगरी में आ जाएगा, फिफ्थली में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा था, इसकी ज़रूरत अगर ना भी होती तो भी वो कंसेंट नहीं है। ठीक है, सिक्सली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब ख्याल रखना यहाँ पे जो है, पहले अर्लियर, बिफोर, बिफोर एक्ट 13 ऑफ 2013 इट इज 16 ईयर्स। ठीक है, पहले ये 16 साल था, ख्याल रखना, पहले ये 16 साल था। और इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 13 से पहला कितने था और अब कितने। ठीक है, तो दोनों फिगर्स को माइंड में रखना, 16 साल पहले थी और अब 18 ईयर्स है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पहले कितनी थी, बिफोर 2013 से पहले कितनी थी, 16 साल थी, और अब 18 साल कर दी, 2 साल और ऐड कर दिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी 18 साल से पहले तो कंसेंट दे ही नहीं सकते, कोई एग्रीमेंट जो होगा, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। पर चलो, मतलब यहाँ पे है विद और विदाउट हर कंसेंट, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे अगर 18 साल से कम की लड़की खुद भी पार्टिसिपेट कर रही है ना, विद कंसेंट, है, वो खुद भी कोर्ट में आके कहती है कि मेरी कंसेंट थी, ठीक है, मैंने वॉलेंटरली अपनी कंसेंट के साथ इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है, तब भी रेप है। ठीक है, 18 साल से नीचे जो है लड़की की कंसेंट है ही नहीं। 18 साल से नीचे अगर लड़की को कंसेंट देती है तो वो कंसेंट ही नहीं है। पहले 16 साल था, अब ये 2013 के बाद जो एंटी रेप ला उसके बाद इन्होंने 18 साल कर दिया है। 18 साल से कम की लड़की अगर कंसेंट देती है तब भी वो कंसेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़की जो थी उसने झूठ बोला लड़के को कि मैंने जो था, मैं 18 साल से ऊपर हूँ। लड़की की उम्र थी कम, खुद अपनी मर्जी से झूठ बोल के गई लड़के को, तब भी लड़के की लायबिलिटी है। वो लड़के की ड्यूटी बाउंड है, वो जो मैन है उसकी ड्यूटी है कि वो जैसे मर्जी चेक करे, जहाँ से मर्जी पता करे, और अगर लड़की के 18 साल से कम है तब भी वो रेप के लिए लायबल होगा। ठीक है, अगर लड़की लड़के को झूठ बोलती है कि मेरी एज है 18 साल से मैं ऊपर हूँ, और लड़की की उम्र 18 साल से कम है, ये बोल के लड़के को लेके जाती है, लड़का पहले पूछता है कि तेरी कितनी एज है, और लड़की कहती है कि मिलते हैं, अगर सपोज कहीं डिस्को बार में कहीं मिल रहे हैं, और वहाँ लड़की जो है ऑफर करती है लड़के को इंटरकोर्स के लिए, लड़का उम्र पूछता है उसकी, और लड़की कहती है कि मेरी तो 18 साल से ऊपर है, पर एक्चुअल में लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, तो उस केस में भी लड़का जो है रेप के लिए लायबल होगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है यहाँ पे। वो लड़का ड्यूटी बाउंड है, वो जैसे मर्जी पता करे, चाहे उसके घर फ़ोन करके पता करे, जो मर्जी करे, उसके रिकॉर्ड चेक करे, जहाँ से मर्जी पता कराए, चाहे आधार कार्ड सेंटर में जाके उसकी डेट चेक कराए, जो मर्जी करे, वो लड़के की ड्यूटी है चेक करे। अगर वो 18 साल से कम की लड़की निकलती है तो वहाँ पे लड़के की लायबिलिटी तब भी बनेगी, जो मैन है जो रेप कर रहा है वो रेप की कैटेगरी में ही आ जाएगा, विदाउट हर कंसेंट में भी। ठीक है, इस पर एक केस और लिख लो। 6 क्लॉज पे।
ठीक है। मना रामचंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे लड़की थी, 15 साल की थी, मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया मैरिज का प्रपोजल, पर अक्यूज जो था उसने इंटरकोर्स किया लड़की के साथ, तो यहाँ पे भी वो रेप के लिए लायबल होगा। लड़की लड़के शादी भी करना चाहते थे, शादी के लिए राजी थे दोनों, लड़का लड़की दोनों राजी थे शादी के लिए, शादी करना चाहते थे, पर तब भी रेप माना गया। ठीक है, 84 का है तो यहाँ पे 15 ईयर्स है, और अब जो होगा तो वो चाहे 16 साल की भी हो जाए, 17 की भी हो जाए। ठीक है, बिलो 18 अगर होगी तो वो भी लाइबिलिटी आ जाएगी। इसमें केस में 15 साल है, 1984 है, तब उस टाइम में 16 साल था, तब वहाँ पे 16 साल था। ठीक है, अब 18 साल है, तो चाहे 16 साल की हो जाए, 17 साल की भी हो जाए, 17.5 साल की भी हो जाए, 18 से कम होगी तो तब भी लाइबिलिटी बनेगी। और भी कई केसेस हैं जहाँ पे कुछ फैक्ट, सिमिलर फैक्ट्स हैं। लड़की घर से चली गई, घर से भाग गई, क्यों? क्योंकि लड़की को घर में उसकी मदर जो थी वो इल ट्रीट करती थी, या उसकी स्टेप मदर थी, घर से भाग गई, बाहर गई, बाहर को उसको मिल गया, आदमी मिल गया, लड़की 18 साल से कम थी, उसको अपने पास रख लिया, खाना दिया, घर पे रखा उसको, और उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया, विद कंसेंट भी अगर किया लड़की के साथ, तब भी वो इट अमाउंट्स टू रेप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। वर्ड जो है 18 ईयर्स है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है सारी। ठीक है, अगर लड़की खुद भी वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर रही है, वॉलंटरली, तब भी लाइबिलिटी मैन की रेप के लिए बनेगी बनेगी। ठीक है, इवन कि अगर लड़का 16 साल का है और लड़की जो है 18 साल की, ज़्यादा उम्र की है, 17.5 साल की है। ठीक है, सपोज जो लड़का है ये 16 साल का है, और जो लड़की है वो 17 साल की है। ठीक है, और इस केस में भी अगर दोनों आपस में विद कंसेंट करते हैं तो यहाँ पे भी लड़के की लाइबिलिटी बनेगी रेप के लिए, लड़का लायबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं सोचना लड़की ज़्यादा उम्र थी उसकी, ज़्यादा उसको पता था, वो सब चीज़ें बात की है, हमने लॉ से स्टिक रहना है। फिर सेवंथली है व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। अब ये भी ना होता तब भी ये उसमें एंड था, विदाउट हर कंसेंट में। ठीक है, शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, वो है ही नहीं, बहुत छोटी लड़की है, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की लड़की है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकती। शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, इससे भी कम उम्र की है। ठीक है, या कोमा वगैरह में है, उसका ट्रीटमेंट चल रही है, इलाज चल रहा है उसका, कहीं हॉस्पिटल में है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में कोई उसका रेप कर देता है, जहाँ पे वो कंसेंट देने के लिए लायबल, कंसेंट ही नहीं दे सकती, अनेबल है, उस कैटेगरी में भी जो है वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे तो उसने कुछ मना ही नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया, या कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो भी इसमें कवर होगा, तब भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 हम पढ़ चुके हैं। फॉर द पर्पज सेक्शन वेजिना शैल आल्सो इंक्लूड लैबिया मेजोरा, मतलब प्रॉपर इंटरकोर्स की ज़रूरत नहीं है, आउटर पार्ट से भी अगर कुछ चीज़ टच हो गई है तो वो भी लाइबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट हुए कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंसेंट प्रॉपर वर्ड से ही हो, बिना वर्ड्स के भी हो सकता है। ठीक है, कई जगह कुछ वर्ड्स भी यूज़ होते हैं इनकी जगह। ठीक है, कुछ कंट्रीज वगैरह में होता है कि अगर वो लड़का कॉफ़ी के लिए ऑफर कर रहा है, लड़की कॉफ़ी के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, उसके घर चली जाती है, तो ये माना जाता है कि वो कंसेंट है उसकी। ठीक है, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे, ऐसे कुछ वर्बल जो वर्ड्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें भी वो एक्सेप्ट कर रही है। फैक्ट उसको पता है लड़की को कि अगर वो कॉफ़ी के लिए एक्सेप्ट कर रही है या ड्रिंक एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, उससे, तो इसका मतलब ही यही है कि वो उसके लिए रेडी है कंसेंट के लिए। तो ऐसा मतलब जो है ज़रूरी नहीं है कि कंसेंट जो है थ्रू वर्ड्स हो, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया कि जो गेस्चर्स हैं या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, वो सब भी अगर उस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो वो भी कंसेंट मानी जाएगी।
provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by reason of only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity. ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, फिजिकल रेजिस्ट नहीं कर रही है, shall not, ठीक है, be regarded as consenting to the sexual activity. उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो उसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उसकी कंसेंट है, सिर्फ फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है. क्योंकि पहले क्या होता था, जो डिफेंस लॉयर होता था वो एक फिजिकल रेजिस्टेंस जो थी उसका शो कर देता था कि कोई फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, नॉन मतलब फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं हुई, वो इस जगह पे थे जहाँ पे अगर लड़की थोड़ा सा भी शोर मचाती तो लोग इकट्ठे हो जाते और वो नहीं कर पाता, जो लड़का था वो सेक्शन इंटरकोर्स नहीं कर पाता. वो ये दो चार चीज़ें बोल के ही वो अपने जो अक्यूज था, जो अपना क्लाइंट था, उसको सेव कर लेते थे. ठीक है, तो उसको क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने कि अगर फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है तो इट डज नॉट मीन्स दैट शी इज कंसेंटिंग पार्टी. फिर एक्सेप्शन 1 है, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो उसको, inserts to any extent any object or part of the body of not being the penis into the vagina, urethra, anus or women have to do so with him or any other person. ठीक है, insert to any extent any object. अब any object में कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कई बार ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने पड़ते हैं बॉडी पार्ट में. ठीक है, तो वो मेडिकल जो प्रोसीजर है उसके लिए उन्होंने उनको वो कर दिया. अदरवाइज क्या था, वो जो मेडिकल प्रोसीजर थे जिसमें बॉडी पार्ट्स कई बार कैमरे वगैरह इंसर्ट करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ती है बॉडी पार्ट्स में, तो वो रेप की कैटेगरी में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उसको ये एक्सेप्शन डाल दिया कि जो मेडिकल प्रोसीजर होएगा, जो इंटरवेंशन होएगी, वो रेप नहीं माना जाएगा. नहीं तो अदरवाइज तो डॉक्टर्स भी उसके लिए लायबल हो जाते रेप के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें उन्होंने कर दिया कि वो रेप नहीं माना जाएगा. फिर एक्सेप्शन 2 है सेक्शुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप. यहाँ पे उन्होंने एक जो कर दिया है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और वो अपनी वाइफ के साथ कर रहा है इंटरकोर्स, तो वो रेप नहीं माना जाएगा. मतलब 15 साल से कम है और अपनी वाइफ के साथ कर रहा है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, इसी रेप की कैटेगरी में आएगा. अगर लड़की की उम्र 15 साल से कम है, ठीक है, तो वो रेप ही माना जाएगा. पर इसको उन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है, जहाँ पे एज है ना, इस क्लॉज को 6th को उन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है. यहाँ पे उन्होंने बेनिफिट दे दिया है कि अगर हस्बैंड होगा ना तो वो लायबल नहीं होगा अगर 15 साल से ऊपर है लड़की तो. अदरवाइज हस्बैंड भी लायबल हो जाता. यहाँ पे कई प्रैक्टिस चलती है जहाँ पे छोटी उम्र में शादी कर देते हैं. ठीक है, वैसे वो भी मैरिज होती है, वो हम हिंदू लॉ में पढ़ेंगे. ठीक है, वॉइडेबल मैरिज होती है, वो भी वॉइड मैरिज नहीं होती है. ठीक है, इरेगुलर मैरिज होती है, वो देख लेंगे हम. पर वैसे वो ऑफेंस होता है, उसके लिए हो सकता है उसके गार्डियन वगैरह लायबल हों, 18 साल से कम कर रहे हैं. पर वहाँ पे उन्होंने उसको, जो हस्बैंड है उसको रिलीव कर दिया है उन्होंने यहाँ पे कि अगर वो 15 साल से ऊपर है लड़की तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा. नहीं, इतना तो 15 नहीं, यहाँ तो 15 है ना, यहाँ तो नहीं. मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा, क्या कर रहे हो आप? तो ये एक्सेप्शन है ना, फिर यही एक्सेप्शन डाल दी ना इसकी, यही तो एक्सेप्शन है इसकी, तभी तो एक्सेप्शन कह रहे हैं ना उसको. सिर्फ हस्बैंड के लिए है ना, विद हिज ओन वाइफ, सबके लिए नहीं है ये, सिर्फ मैन है विद हिज ओन वाइफ, वाइफ के लिए. वाइफ अगर 18 साल से कम है, ठीक है, तो वो रेप नहीं है. अगर 15 साल से ऊपर है, 15 और 18 के बीच में है, तो रेप में नहीं आएगा. ठीक है, और वही अगर कोई और आदमी होता तो फिर तो वो रेप के लेवल होता है. तभी इसको एक्सेप्शन में डाल दिया ना उन्होंने, तभी एक्सेप्शन में डाल दिया इसको. क्लियर है आपको यहाँ तक?